फ्रेंड्स, वेलकम इन ब्राइट फ्यूचर नर्सेज हब। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं GMCH प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पार्ट 2। इससे पहले हमने डिस्कस किए थे पार्ट 1 में 1 to 25 क्वेश्चंस और इस पार्ट में हम देखेंगे 25 से आगे के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को आप एज अ टेस्ट सीरीज की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम 25 से आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड गिवन आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पे जो आपको लिस्ट 1 दे रखा है और लिस्ट 2, इसे मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या दे रखा है? लिस्ट 1 में दे रखा है नर्वस सिस्टम, जो ये सिस्टम है, और लिस्ट 2 में दे रखा है एरिया ऑफ ब्रेन, जो ये सिस्टम है वो ब्रेन के कौन से एरियाज़ में होंगे, इन सबको हमें मैच करना है। तो फर्स्ट एरिया कौन सा है? फर्स्ट एरिया है द एसिटाइल कोलिनर्जिक सिस्टम। तो ये ब्रेन के कौन से एरिया में होगा, इसका मैच करना है। सेकंड कौन सा है? नॉन एडिनर्जिक सिस्टम। थर्ड है सीरोटोनर्जिक सिस्टम एंड फोर्थ है हाइपोक्रिएटिनर्जिक सिस्टम। तो ये ब्रेन के कौन कौन से एरियाज़ में होता है, ये हमें मैच करना है। तो चलिए देखते हैं, जो एसिटाइल कोलिनर्जिक सिस्टम है ब्रेन के कौन से एरिया में होता है। ये होता है पोन्स और बेसल फोर ब्रेन में। और जो नॉन एडिनर्जिक सिस्टम है वो ब्रेन के कौन से पार्ट में होता है? लोकस वाले में होता है। और जो सीरोटोनर्जिक सिस्टम है वो कहाँ पे होता है? वो होता है रेफ न्यूक्लियाई वाले सिस्टम में, ब्रेन के एरिया में। और लास्ट बचा है कौन सा? हाइपोक्रिएटिनर्जिक सिस्टम। वो कहाँ होता है? वो लेटरल हाइपोथैलेमस में होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? A, B, C, D। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इस मैच के अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए इनमें से कौन सा बेस्ट मेथड है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन A, लाइंग फ्लैट ऑन द बैक वाइल स्लीपिंग। ऑप्शन B, increasing the intake of vegetable and fruits. Option C, reduction of iron intake by half. And option D, taking a mild over the counter laxatives. तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इनमें से बेस्ट मेथड बताना है हमें प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करने के लिए। तो हम उस फीमेल को क्या बोलेंगे? उस फीमेल को हम एडवाइस करेंगे कि अपनी डाइट में इंक्रीज द इंटेक ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट्स और वेजिटेबल का इंटेक को बढ़ाए। ऑप्शन नंबर B इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग विच डिजीज कॉज मोस्ट डेथ वर्ल्ड वाइड। इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो कि मोस्टली डेथ कॉज करती है वर्ल्ड वाइड, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ का कॉज क्या है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन A, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, HIV एड्स, मलेरिया या ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? दुनिया में सबसे पहला जो डेथ का कॉज है वो क्या है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज। सो ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। और सेकंड कौन सा कॉज है? सेकंड जो डेथ का कॉज है वो क्या है? कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि इन्फेक्शन का वेक्टर है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन A, एन इन्फेक्शियस फ्लाई, अ कंटेमिनेटेड थर्मोमीटर, अ कंटेमिनेटेड बॉल या इन्फेक्टेड पर्सन। तो इनमें से वेक्टर की तरह वर्क कौन करेगा फ्रेंड्स? इन्फेक्शन के लिए वेक्टर होगा एन इन्फेक्शियस फ्लाई। ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, एन इन्फेंट born with communicating hydrocephalus had just had a ventroperitoneal shunt inserted. In addition to neuromuscular assessment, what measures should be nurse यूज टू चाइल्ड केयर प्लान। एक इन्फेंट है जो कि कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस के साथ उसका जन्म हुआ है और उसकी जस्ट सर्जरी किया गया है और उसके अंदर वेंट्रोपेरिटोनियल शंट को इंसर्ट किया गया है। तो इस ऐसे चाइल्ड के केयर प्लान में नर्स को कौन सा असेसमेंट इंक्लूड करना है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन A, रेनफोर्स वेट ड्रेसिंग एवरी 2 hours. ऑप्शन B, पोजिशन द इन्फेंट ऑन ऑपरेटिव साइट. एंड ऑप्शन C, place infant in semi-fowler position. and option D, measure the head and abdominal circumference. तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि उसे ऐड करना ही होगा?
केयर प्लान में। तो इसके लिए क्या होगा फ्रेंड्स, अगर किसी को वेंट्रोपेरिटोनियल शंट इंसर्ट हुआ है तो नर्स को उसका पेरिटोनियल और क्या चेक करना है, क्योंकि जो वेंट्रोपेरिटोनियल शंट होता है वो किस किस के बीच में होता है, ब्रेन और पेरिटोनियल कैविटी के बीच में होता है। किस में होता है, ब्रेन और पेरिटोनियल कैविटी के बीच में होता है। और इसमें क्या होता है, जो इसमें एक्सेसिव CSF होता है उसे हम पेरिटोनियल कैविटी में लाके एब्जॉर्ब कराते हैं, किसके थ्रू, वेंट्रोपेरिटोनियल शंट के थ्रू। तो इसमें नर्स को क्या मेजरमेंट असेसमेंट के तौर पे रखना होगा, मेजर द हेड एंड एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस। उसे डेली उसके हेड का और एब्डोमिनल का सर्कमफ्रेंस चेक करना है कि जो CSF है वो एब्जॉर्ब हो भी रहा है या नहीं। ये अगर सर्कमफ्रेंस बढ़ेगा तो इससे ये सब पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। सेलेक्ट द एनाटॉमिक मालफॉर्मिटीज एसोसिएटेड विद टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। TOF में कौन कौन सी डिजीज़ को इंक्लूड किया गया है। ऑप्शंस है हमारे पास। ऑप्शन ए, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या पल्मोनरी स्टेनोसिस। ऑप्शन बी, आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट एंड ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या पल्मोनरी स्टेनोसिस। एंड ऑप्शन सी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो। एंड ऑप्शन डी, आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट एंड ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा, पल्मोनरी एट्रेसिया या राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। जो TOF वाला क्वेश्चन था हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, जो हमारे प्रीवियस वीडियो में इंक्लूड किया गया है इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट से रिलेटेड है उनको कई क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो TOF जो है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, इसमें कौन कौन सी डिजीज़ को इंक्लूड किया गया है, VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस। क्या, पल्मोनरी स्टेनोसिस को इंक्लूड किया गया। टोटल 4 कंडीशंस को TOF में इंक्लूड किया गया है, जो कि ये 4 हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड्स। इसके अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिलेटेड टू डेवलपमेंटल ऑफ रीनल कैल्कुलाई। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि रीनल कैल्कुलाई डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए, पैनक्रियाटाइटिस, फ्रैक्चर्ड फीमर, गॉट या डिस्क डिजीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। इनमें से ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो रीनल स्टोन या रीनल कैल्कुलाई से रिलेटेड है, वो होगा गॉट। क्या होगा, गॉट। इसमें क्या होता है गॉट में, गॉट के अंदर जो यूरिक एसिड एक्युमुलेट होने लगता है। क्या होने लगता है, यूरिक एसिड एक्युमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से रीनल कैल्कुलाई का डेवलपमेंट होने के चांस बढ़ते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। सेलेक्ट द क्रेनियल नर्व पेयर विद इट्स नेम करेक्टली। यहाँ पे कुछ क्रेनियल नर्व के नंबर और उनके नाम दे रखे हैं, उनको हमें मैच करना है कि क्या वो सही है या गलत पेयर हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए, 12th क्रेनियल नर्व हाइपोक्लोसल नर्व, 5th क्रेनियल नर्व ऑडिटरी नर्व, या सी द 2nd क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी नर्व, या 10th क्रेनियल नर्व द ट्राइजेमाइनल नर्व। तो इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच है, तो हम इसे चेक करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखते हैं 12th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ट्राइजेमाइनल होती है। तो ये ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। बाकी जो 5th क्रेनियल नर्व होती है वो कौन सी होती है, 5th क्रेनियल नर्व होती है ट्राइजेमाइनल। कौन सी होती है, ट्राइजेमाइनल होती है। और 2nd क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, 2nd क्रेनियल नर्व होती है ऑप्टिक। और जो ऑल्फैक्टरी होती है वो कौन सी होती है, ऑल्फैक्टरी जो होती है वो 1 नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, ना कि 2nd नंबर की। और 5th नंबर की कौन सी होती है, ट्राइजेमाइनल होती है, ना कि ऑडिटरी। सो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हुए। और 10th नंबर की कौन सी होती है, 10th नंबर की होती है बेगस, नॉट क्रेनियल ट्राइजेमाइनल। तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। तो ओनली कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग ओनली ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। What would be expected delivery date for the women who get last menses cycle on 20 April 2018?
इनमें से इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें ईडीडी कैलकुलेट करनी है। एक ऐसी फीमेल की हमें ईडीडी करनी है जिसका लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ थी, उसकी लास्ट एलएमपी क्या है, उसका जो लास्ट एलएमपी है वो है 20 अप्रैल 2018 है। तो हमें उसका क्या निकालना है, ईडीडी। तो ईडीडी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ईडीडी को कैलकुलेट करने के लिए हम 9 मंथ प्लस 7 डेज करते हैं। क्या करते हैं, 9 मंथ और 7 डे करते हैं। इसमें जो हम मोस्टली जो मंथ कैलकुलेट करते हैं वो हर मंथ को हम 30 डे का मान के कैलकुलेट करते हैं। जो 31 डे होता है उसे हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करते हैं, ओनली हर मंथ को 30 डे का मान के कैलकुलेट करेंगे, चाहे वो फेब हो या मार्च हो, सबको हम किसको मानेंगे, 30 डे का मानते हैं। इस क्वेश्चन में बस यही कन्फ्यूजन रहता है कि कभी कभी लोग 31 डे को भी कैलकुलेट कर लेते हैं या ऐड कर लेते हैं, लेकिन उसे कभी ऐड नहीं करते हैं। हर मंथ को, चाहे वो 31 का हो, 28 का हो, 29 का हो, सबको 30 डे का कंसीडर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर किसी की एलएमपी 20 अप्रैल 2018 है तो इसके अकॉर्डिंग उसका ईडीडी कितना आएगा, उसके अकॉर्डिंग इसका ईडीडी आएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मंथ कैलकुलेट करते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। कौन सा, जैन। तो सबसे पहले जैन आ गया और अप्रैल कौन सा है, 20 अप्रैल है, तो 20 जैन आ जाएगा 9 मंथ। और इसमें हमें कितना ऐड करना है, 7 डे को और कैलकुलेट करना है, 7 डे और ऐड करने हैं, तो कितना आएगा हमारा आंसर, 27 जैन आएगा, 27 जैन 2019, जो इसकी ईडीडी निकल के आएगी। तो ईडीडी कितना हुआ, ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, एन 4-year-old फीमेल चाइल्ड सफर्ड सीवियर बर्न इन अ हाउस फायर, हाउ विल यू एग्जाम एक्सटेंट ऑफ हर बर्न। एक 4 साल की बच्ची है जो कि उसके घर में आग लगने से वो सीवियरली जल चुकी है, बर्न हो चुकी है। तो उसे एग्जामिन करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए, यूजिंग द पार्कलाइन फार्मूला। ऑप्शन बी, बाय यूजिंग द ल्यून एंड ब्राउडर चार्ट। एंड ऑप्शन डी, बाय यूजिंग हॉर्टमन फार्मूला या बाय यूजिंग रूल ऑफ टेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, अगर कोई चाइल्ड है उसे हम अगर एग्जामिन करना है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा चार्ट यूज़ करते हैं, ल्यून ब्राउडर चार्ट। कौन सा चार्ट, ल्यून ब्राउडर चार्ट को यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, a female client who had just been diagnosed with hepatitis A asked, how could I have got this disease? What is the nurse best response? एक फीमेल क्लाइंट है जो कि डायग्नोस हुई है हेपेटाइटिस ए के लिए और वो नर्स से पूछती है कि ये जो हेपेटाइटिस ए है वो मुझे कैसे हुआ। तो इस क्वेश्चन का नर्स एप्रोप्रिएट या बेस्ट रिस्पॉन्स क्या देगी, ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए, यू गॉट हैव टू ईट एन कंटेमिनेटेड रेस्टोरेंट फूड। ऑप्शन बी, you could have gotten by using IV drugs. And option C, you must have received an infected blood transfusion. या ऑप्शन डी, you probably got it by engaging in improtect sex. तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जो हेपेटाइटिस ए है वो किससे फैलता है, वो मोस्टली फीकोरल रूट से फैलता है। किससे फैलता है, फीकोरल रूट से फैलता है। तो इस क्वेश्चन का कि ये डिजीज़ मुझे कैसे हुई, इसका बेस्ट रिप्लाई क्या होगा, इसका बेस्ट रिप्लाई होगा यू हैव ईटन कंटेमिनेटेड रेस्टोरेंट फूड। तुमने कंटेमिनेटेड रेस्टोरेंट फूड को खाया है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, सेलेक्ट द क्राइटेरियन दैट इज कपल विद इंडिकेशन ऑफ गेस्टेशनल एज फॉर बर्थ वेट। इनमें से हमें एक ऐसा क्राइटेरिया चूज़ करना है जो ये इंडिकेट करे गेस्टेशनल एज और बर्थ वेट को ये इंडिकेट करे। तो ऐसा क्राइटेरिया हमें इन ऑप्शन से हमें सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं, स्मॉल फॉर गेस्टेशन एज द न्यूनेट वेट इज लेस देन 20 परसेंटाइल। ऑप्शन बी, लार्ज फॉर गेस्टेशन एज द इन्फेंट वेट इज अबव 99 परसेंटाइल। एंड ऑप्शन सी, लो बर्थ वेट व्हेन द इन्फेंट वेट इज लेस देन 1500 ग्राम एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एंड ऑप्शन डी, appropriate for gestation age the neonate weight is lie between 10th to 90 परसेंटाइल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो राइट होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, appropriate for gestational age the neonate weight lie between 10th to
90th of percentile. So option number D is right answer. Next question 38. Which of the following paired is correctly with its description about skeletal fracture? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि स्केलेटल फ्रैक्चर के बारे में करेक्ट पेयर है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए एवल्सन फ्रैक्चर, अ फ्रैक्चर दैट एक्सेक्ट द पार्ट ऑफ बोन फ्रॉम लिगामेंट और टेंडन. ऑप्शन बी अ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, दिस बेंड द बोन बट डज नॉट लीड अ फ्रैक्चर. ऑप्शन सी a complete fracture, the fracture bone presses to skin surface through the skin. And option D a pathological fracture, a fracture that occur due to some physical trauma. तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो कि करेक्ट है? तो इनमें से जो पेयर है वो ए पेयर करेक्ट है. एन एवल्सन फ्रैक्चर क्या है? अ फ्रैक्चर दैट एक्सर्टेड पार्ट ऑफ बोन फ्रॉम द लिगामेंट. जो पार्ट ऑफ बोन है वो कौन सा इसमें इंक्लूड होता है? लिगामेंट और टेंडन वाला. So option number A is right answer. Next question 39. Which of the following sign and symptoms indicate salicylate toxicity? इनमें से ऐसा कौन सा साइन एंड सिम्टम्स है जो सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए चेस्ट पेन, ऑप्शन बी पिंक कलर यूरिन, ऑप्शन सी स्लो पल्स रेट या रिंगिंग ऑफ ईयर्स. तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि राइट होगा सैलिसाइलिक टॉक्सिसिटी के लिए? वो है ऑप्शन नंबर डी. अगर रिंगिंग ऑफ ईयर यानी कि हम इसे दूसरा टर्म और क्या बोल सकते हैं? अगर इसको ऑप्शन में रिंगिंग ऑफ ईयर ना देखे टिनिटस भी दे सकता था. क्या दे सकता था? टिनिटस भी दे सकता था. उसका मीन्स भी क्या है? रिंगिंग ऑफ ईयर. ये क्या है? साइन एंड सिम्टम्स इंडिकेट करता है सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी को. सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 40. यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड विथ. जो यूरिनरी ब्लैडर होता है हमारा उसमें कौन से एपिथीलियम की लाइन होती हैं? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए सिंपल एपिथीलियम, ऑप्शन बी स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, ऑप्शन सी ट्रांजिशनल एपिथीलियम या ऑप्शन डी सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम. तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें ट्रांजिशनल एपिथीलियम की लाइनिंग होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41. गिवन बिलो द 3 टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन. यहाँ पे 3 टाइप की साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन दिया गया है. फर्स्ट फील्ड एक्सपेरिमेंट्स, सेकंड लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपोर्ट फैक्टो फील्ड स्टडीज़. इफ़ द अबव इन्वेस्टिगेशन आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. जो ये हमारी इन्वेस्टिगेशन है हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रिसर्चर एबिलिटी के बेस्ड पर हमें इसे अरेंज करना है. तो ऑप्शन हमारे पास 213, 312, 231 या 321. तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? हमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो इसका आंसर होगा 213. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 42. वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन. जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास 7 अप्रैल, 9 जून, 8 मई या 10 जुलाई. तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 43. अ पेशेंट प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर 180/130 mm of Hg, headache and confusion. Which additional finding is consist with the diagnosis of hypertensive emergency? एक क्लाइंट है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है और उसका BP 180/130 mm of Hg है और उसके में हेडेक और कन्फ्यूजन भी है. तो इस डायग्नोसिस क्या डायग्नोस किया है? हाइपरटेंसिव इमरजेंसी. तो इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि अगर वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है फाइंडिंग तो वो ये इंडिकेट करेगा कि ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है? तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए रेटिनोपैथी, ब्रेडिकार्डिया, जॉइंडिस या यूरिनरी रिटेंशन. तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगर उस क्लाइंट के अंदर रेटिनोपैथी देखने को मिलती है, अगर ये जो एडिशनल फाइंडिंग है ये इंडिकेट करेगी कि ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है. सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 44. Which of these assessment findings should the nurse expect to identify as an early clinical characteristic of multiple sclerosis? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का अर्ली साइन है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए डेमेंशिया,
ऑप्शन बी मसल एट्रोफी, विजन लॉस या क्लोनेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स में होते हैं वो होते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। क्या क्या आता है? ऑप्टिक न्यूराइटिस, जो कि इसका फर्स्ट प्रॉब्लम होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। तो और हमें ऑप्शन में ऑप्टिक न्यूराइटिस से रिलेटेड कौन सा टर्म है? विजन लॉस। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन में विजन लॉस ना देके ऑप्टिक न्यूराइटिस भी दे सकता है, तो ये भी क्या है? अर्ली साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45. An patient who has a history of chronic bronchitis is admitted to the medical unit. The nurse noted the red blood cell count is elevated. Which of these likely contributing factor of lab result in this patient? एक पेशेंट है जिसकी हिस्ट्री क्या रही है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की रही है, और उसकी जो लैब रिपोर्ट आई है उसमें नर्स ने नोट किया है कि जो उसका आरबीसी काउंट है वो कैसा है? इंक्रीज मिला है। तो इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि आरबीसी को इंक्रीज करने के लिए कंट्रीब्यूट करेगा? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए क्रोनिक हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया, डिक्रीज फ्लूइड इनटेक या इनसेंसिबल वाटर लॉस। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? जो कि आरबीसी इंक्रीज होने के लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर की तरह वर्क करेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में क्रोनिक हाइपोक्सिया है तो वो इसकी वजह से आरबीसी इंक्रीज हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46. A patient has recently diagnosed with leukemia. Which of the following symptom would a nurse expect to see in this diagnosis? एक क्लाइंट है जो कि रिसेंटली डायग्नोस हुआ है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर के लिए, ब्लड कैंसर के लिए वो डायग्नोस हुआ है। तो इनमें से ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जो नर्स एक्सपेक्टेड रखेगी कि ल्यूकीमिया वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए ब्रूजिंग, फटीग एंड बोन पेन। ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड पाल्पिटेशन। ऑप्शन सी पैरेस्थीसिया, फेशियल रैशेज एंड एब्डोमिनल पेन। एंड ऑप्शन डी डिस्निया, मलेज एंड हाइपोटेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो ब्लड कैंसर होता है उसके अंदर जो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होती है सबका काउंट डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से उसमें अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ब्रूजिंग, फटीग एंड बोन पेन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. A pediatric patient has been diagnosed with right lobe, lower lobe pneumonia. Upon the auscultation of lung field, the nurse would expected hear which breath sound? एक पेशेंट है जिसमें उसके राइट के लोअर लोब में यहाँ पे उसके निमोनिया हुआ है, क्योंकि राइट में कितनी लोब होती हैं? 3 लोब होती हैं। तो उसके लोअर लोब में यहाँ पे निमोनिया है। तो इनमें से ऐसी कौन सी वॉइस होगी, साउंड है, ब्रीथ साउंड जिसे हम बोलेंगे, वो कि ऑस्कल्टेशन पे उसे सुनाई देगी? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए ब्रोंकाई, स्ट्राइडर, क्रैकल्स या वी साउंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जिस पेशेंट के अंदर निमोनिया है, लोअर लोब निमोनिया, उस पेशेंट में हमें क्रैकल्स सुनाई देते हैं। क्या सुनाई देते हैं? क्रैकल्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स क्रैकल्स क्या होता है? जो क्रैकल्स होते हैं वो क्या होते हैं और कौन सी साउंड होती है उसमें? सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस बात करेंगे। जो हमारे पास क्रैकल्स है वो क्या है? हाई पिच साउंड है। कौन सी है? हाई पिच साउंड है। और जो किस में देखने को मिलती है? न्यूमोनिया ऑफ लेफ्ट निमोनिया में देखने को मिलेगी ये हमें, जो क्रैकल्स हैं। और वो किस में देखने को मिलेगी? और ये हमें देखने को मिलेगी लेफ्ट हार्ट फेलियर में। किस में? लेफ्ट हार्ट फेलियर में ये दोनों साउंड, ये साउंड हमें देखने को मिलती है, क्रैकर्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब हम बात करते हैं रोंकाई। रोंकाई क्या होती है? ये लो पिच्ड साउंड होती है। ये क्या होती है? लो पिच्ड साउंड होती है। ये लो पिच्ड ब्रीथ साउंड होती है, जो कि हमें किस में देखने को मिलेगी? ये हमें सीओपीडी वाले पेशेंट में भी देखने को मिलेगी और एक्यूट ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट में भी ये हमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट में भी ये हमें देखने को मिलती है। और नेक्स्ट क्या है? स्टाइडर। स्टाइडर क्या है? जो ये स्टाइडर है ये क्या है? वाइब्रेटिंग साउंड होती है। क्या है? वाइब्रेटिंग साउंड होती है, जो कि किसकी वजह से होती है? जो अपर एयरवे है उसमें अगर वो नैरो हो गया है, अपर एयरवे नैरो होने की वजह से जो वाइब्रेटिंग साउंड आती है वो कैसी होती है? स्टाइडर बोलते हैं। जो मोस्टली हमें किस में देखने को मिलती है? टॉन्सिलाइटिस में देखने को मिलेगी और ग्लोटाइटिस में देखने को मिलती है। किसमें? ग्लोटाइटिस और
हमें टॉन्सिलाइटिस में ये देखने को मिलती है। और वीजिंग साउंड होती है, वीज साउंड किस में देखने को मिलती है हमें? जो वीज साउंड होती है वो कैसी होती है? वो होती है हाई पिच्ड ब्रीथ साउंड। ये भी कैसी होती है? ये भी हाई पिच्ड ब्रीथ साउंड होती है, लेकिन ये समय क्या बोलते हैं? हाई पिच्ड विस्टलिंग साउंड। इसमें सीटी जैसी आवाज़ भी आती है वीजिंग में। कैसी आती है? सीटी जैसी आवाज़ भी इसमें इंक्लूड होती है, जो कि ये हमें COPD वाले क्लाइंट में और एस्मा वाले क्लाइंट में ये हमें देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? निमोनिया में कौन सी ब्रीथ साउंड देखने को मिलती है? क्रैकल्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। द नर्स एंटिसिपेट द फॉलोइंग लेबोरेटरी स्टडी टू असेस द थेराप्यूटिक इफेक्ट इन द क्लाइंट हु टेकिंग हेपेरिन इंट्रावेनसली। अगर कोई क्लाइंट है जो कि हेपेरिन थेरेपी ले रहा है इंट्रावेनसली, तो इनमें से ऐसी कौन सी लेबोरेटरी स्टडी है जो हमें असेस करनी होगी? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन बी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, हेमाटोक्रिट या हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो हेपेरिन वाला क्लाइंट होता है उसमें हम क्या असेस करते हैं? उसमें हम असेस करते हैं APTT। क्या? APTT को हम असेस करते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स अब देखते हैं APTT के बारे में। जो नॉर्मल APTT होता है वो कितना होता है? 30 to 40 सेकेंड होता है। कितना होता है? 30 to 40 सेकेंड। और जिस क्लाइंट को हेपेरिन थेरेपी चल रही है उसके अंदर ये 1 to 5 से 1.5 से 2.5 टाइम्स बढ़ जाता है। तो ऐसे क्लाइंट में जिसमें हेपेरिन थेरेपी चल रही है उसमें APTT टाइम कितना देखने को मिलता है? 60 to 90 उसमें ये APTT टाइम देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल होता है इसके लिए, हेपेरिन वाले क्लाइंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। A nurse perform pre-operative teaching of a client who is have a cataract surgery. Which is the most important instruction for a client she should render? एक नर्स है जो कि कैटरैक्ट सर्जरी वाले क्लाइंट को प्री ऑपरेटिव टीचिंग दे रही है, तो इनमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो नर्स को देना ही चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए रिमेन फ्लैट फॉर 3 hours, ऑप्शन बी ईट अ सॉफ्ट डाइट फॉर 2 days, ऑप्शन सी ब्रीथ एंड कफ डीपली एंड अवॉइड बेंडिंग फ्रॉम द बेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कैटरैक्ट सर्जरी वाले पेशेंट को कमर से झुकना नहीं चाहिए। सो अवॉइड बेंडिंग फ्रॉम अ बेस्ट इज अ राइट आंसर। कमर से उसे नहीं झुकना है, नहीं तो उसका जो IOP है वो इंक्रीज होने लगेगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ने लगेगा, इसलिए उसे अवॉइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी? इनमें से ऐसा कौन सा है जो पोटेंशियल सोर्स नहीं है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए एंटीबॉडीज रिसीव्ड इन रेस्पॉन्स टू डिजीज, ऑप्शन बी एंटीबॉडी रिसीव फ्रॉम द मदर, प्रिस्क्राइब मल्टीविटामिन्स एंड एनिमल सीरम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऐसा कौन सा है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सोर्स नहीं है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं है। तो प्रिस्क्राइब मल्टीविटामिन इज नॉट अ सोर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सोर्स नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 26 to 50 क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।